अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वीडियो के अंदर हम सीपीसी का जो सेक्शन है 3 से लेकर 12 वो डिस्कस करेंगे लॉ गेट के लिए। तो सबसे पहले है सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो देखें से सेक्शन 3 में बात की गई है हायरार्की ऑफ कोर्ट, यानी जो सिविल कोर्ट्स है उनकी हायरार्की क्या है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट, उसके बाद कौन-सी होती है जनाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद फिर नीचे जितनी अदालतें हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, लोअर सिविल कोर्ट्स हैं और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ ये आती हैं, ठीक है? और ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आएँगी, यानी कि वहाँ पे ये जनाब अंडर द अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद है सेक्शन 4। यह सेक्शन 4 बात करता है सेविंग्स की। इसका मतलब ये है कि देखें, अगर कहीं पे कोई स्पेशल या लोकल लॉ या प्रोसीजर मौजूद है ना, तो फिर आपने उसी का ही इस्तेमाल करना है, आपने सीपीसी इस्तेमाल नहीं करना। यानी वहाँ पे सीपीसी कोई काम नहीं करेगी, सीपीसी को हमने इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही सीपीसी उस स्पेशल या लोकल लॉ को ओवरराइड करेगी। इसका मिसाल अगर हम एग्जांपल देखें वो ये है कि एक शख्स है, एक लैंडलॉर्ड है या ज़मीन का मालिक है, वो एक एग्रीकल्चर लैंड से कोई रेंट वसूल करता है, तो वो किसी कोई स्पेशल या लोकल कानून के तहत ये काम कर रहा है ना, तो वहाँ पे जनाब सीपीसी उसके इस राइट को ना तब्दील करेगा, ना ही चेंज करेगा, ना ही लिमिट लगाएगा। ठीक हो गया। सिंपली ये कि अगर कहीं पे कोई स्पेशल या लोकल लॉ मौजूद है या प्रोसीजर मौजूद है तो हम उसको फॉलो करेंगे, सीपीसी के प्रोसीजर या रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है रेवेन्यू कोड्स के बारे में। वैसे आमतौर पे जो सीपीसी है ना, वो रेवेन्यू कोड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। और रेवेन्यू कोड्स क्या होती हैं? ये वो कोड्स होती हैं जहाँ पे ज़मीन के जो मामलात हैं, रेंट, एग्रीकल्चर लैंड मैटर्स, इन सब को जो है ना वो देखा जाता है। और ये जो रेवेन्यू कोड्स हैं ना, ये हर एक स्पेसिफिक एरिया में अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस और कवानीन को फॉलो करते हैं। यानी ये भी स्पेशल और लोकल लॉज को फॉलो करते हैं, सीपीसी को फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर कहीं पे कोई परेशानी हो, रेवेन्यू कोर्ट्स जो है ना उनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हम कौन सा जो है ना प्रोसीजर अप्लाई करें, और कन्फ्यूजन है या उस कानून वहाँ का जो लोकल कानून है उसके अंदर वो खामोशी है, उसमें चीज़ ये नहीं लिखी हुई, तो फिर आप सीपीसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन वो भी तब जब आपको जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो जनाब उसको नोटिफाई नहीं करेगी, वो इजाज़त नहीं देगी, वो एक नोटिफिकेशन निकालेगी और बताएगी आप लोगों को कि जनाब यहाँ पे आप जनाब ये सीपीसी अप्लाई करें। ठीक हो गया जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यार, सेक्शन 5 जो है ना वो रेवेन्यू कोड्स के बारे में है। यहाँ पे ये बताया गया है रेवेन्यू कोड्स तो वैसे अपने स्पेशल लोकल कवानीन को ही फॉलो करती हैं, सीपीसी को फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर पे कहीं पे उनको कोई समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है या कोई प्रोसीजर नहीं है मेंशन, तो मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में सीपीसी को वो इस्तेमाल कर सकते हैं सूबाई हुकूमत की इजाज़त से। और सूबाई हुकूमत वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन निकाल के ये उनको बता देगी कि जनाब अब आप इस मामले पे सीपीसी से मदद ले सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 6 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। बस सिंपल पिक्यूनरी का मतलब होता है पैसा, मिल्कियत। यार हर एक सिविल कोड की ना अपनी अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है जी। कि यानी कि कितने मालियत के ये केस सुन सकते हैं। सिविल जज 1, सिविल जज 2, 3, इनके पास जो मुकदमात होते हैं उनकी मालियत हमने बता दी होती है कि भाई इतनी मालियत का मुकदमा आपने सुनना है। अगर कोई जज है उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, हम मिसाल लेते हैं कि वो 5 लाख तक ही मुकदमा सुन सकती है, तो वहाँ पे आप 5 करोड़ का मामला नहीं ले जाएंगे। अगर ले जाएंगे तो वो अदालत उस मामले को यानी कि डील नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी जनाब जुरिस्डिक्शन के अंदर आता ही नहीं है। ओके जी। उसके बाद सेक्शन 7 और 8 ये ओमिटेड हैं, ये मौजूद नहीं हैं, ये निकाल दिए गए हैं। उसके बाद है सेक्शन 9। यार सेक्शन 9 ये कहता है कि जनाब अगर एक अदालत है, सिविल कोर्ट है, वो तो वैसे सारे के सारे जितने भी सिविल सूट्स हैं वो सुन सकती है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक ऐसा कानून मौजूद है वो ये कहता है कि यार ये वाला जो सिविल मामला है ये फ़लाँ अदालत या फ़लाँ चीज़ यानी फ़लाँ इदारा देखेगा, तो फिर वो ही देखेगा, वो फिर वहाँ पे सिविल कोर्ट्स के पास पावर नहीं आएगी। यानी यहाँ पे सिविल कोर्ट्स की जो पावर्स हैं उनके ऊपर आपने एक किस्म की पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है। अब वो पाबंदी दो तरीके से होती है, या तो आप सिंपली लिख देते हैं, एक्सप्रेस करके बताते हैं, और एक या इनडायरेक्ट आप बताते हैं। अब डायरेक्ट किस तरह बताते हैं? मिसाल तौर पे आपने कानून में लिख दिया कि जनाब ये वाली जो मामलात हैं ये सिर्फ फलां अदालतें ही सुनेंगी, बाकी कोई अदालत नहीं सुनेगी। ये आपने एक्सप्रेसली मना कर दिया। और एक इनडायरेक्टली ये होता है कि मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे मामलात होते हैं, उनकी जो 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 मामला केसेस होते हैं उनकी जो नेचर इस तरह की होती है, तो वो ऑटोमेटिकली कोई और अदालत नहीं सुन सकती। अब मिसाल के तौर पर एक क्रिमिनल अदालत का जो मामला है वो कोई फैमिली कोर्ट तो नहीं सुनेगी ना। फैमिली कोर्ट से एक उसकी नेचर ही अलग है, उसका
का काम ही अलग है, क्रिमिनल अदालतों का काम ही अलग होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो तो इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं, लेकिन कहीं पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा भी जाता है कि भाई ये मामला सिर्फ फलां अदालत ही सुनेगी, कोई और अदालत नहीं सुनेगी। तो सेक्शन 9 एक्चुअली सिविल कोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाता है। वैसे तो वो हर सिविल केस सुन सकती हैं, लेकिन अगर कहीं पे किसी कानून में ये सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि जी ये मामला सिविल अदालतें नहीं सुनेंगी, ये सिर्फ फैमिली कोर्ट सुनेंगी या बैंकिंग कोर्ट सुनेंगी, तो फिर वही अदालतें सुनेंगी, ये अदालत नहीं सुनेगी। और एक इनडायरेक्टली भी बताया जाता है, इनडायरेक्टली मतलब वो अंडरस्टूड होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन इस तरह के होते हैं जिसमें वो कानून फिट ही नहीं होता, तो वो अदालतें वो मामला नहीं सुनेंगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है सेक्शन 10, यह है स्टे ऑफ स्वीट। इसको हम आम अल्फाजों में रेस सब जुडिसी भी बोलते हैं। यार इसमें यह है कि अगर कोई मामला या कोई केस जो है ना वो एक अदालत के अंदर पेंडिंग है ना, सेम इशू के ऊपर सेम लोगों के बीच में, तो वो जनाब फिर आप किसी और अदालत में उसको डिसाइड नहीं कर सकते, हाँ, जब तक इस अदालत का फ़ैसला नहीं हो जाता। मैं सिंपल ये बताता हूँ कि अगर किसी अदालत में एक मामला जो है ना रेस सब जुडिस है, यानी कि वहाँ पे पेंडिंग है, तो वो उसी अदालत में ही चलेगा, किसी और अदालत में आप उसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, यानी ये कहते हैं ना कि जी ये तो अभी जो है ना अभी अदालत इसको सुन रही है, अभी तो ये अदालत मुकदमा चल रहा है, तो अब उसी किस्म वही मामला वही दोनों फरीकें किसी और अदालत भी नहीं जा सकेंगे। उसके बाद है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। ये कहती है कि अगर एक अदालत ने एक मामले के ऊपर फाइनल डिसीजन दे दिया, हतमी फैसला दे दिया है, तो भाईजान दोबारा आप वो मामला किसी और अदालत में दोबारा ओपन नहीं कर सकते। यार एक अदालत ने बस कर दिया ना, मामला क्लियर कर दिया, फैसला दे दिया, हर चीज़ हर ऑप्शन आपने अपील शपील रिव्यू शिव्यू सब अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जो फैसला हो गया सो हो गया, अब आपने उस मामले को दोबारा ओपन नहीं करना। अगर ओपन करेंगे तो फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका मकसद ये है ताकि ये जो अनलिमिटेड किस्म की जो है ना लिटिगेशन उसको रोका जाए, नहीं तो ये तो सारे लोग क़यामत तक इस तरह मुकदमे फाइल करते रहेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद है सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर एक सेम इशू है उसके ऊपर आप कोई नया सूट नहीं फाइल कर सकते। आपने एक सेम इशू है, आप इशू के ऊपर आए, अदालत ने फैसला दे दिया, अब आप उसके ऊपर दोबारा दायर नहीं करेंगे। अब सिंपल ये है, अगर आपको अब सीपीसी के कुछ रूल्स अगर आपको इजाज़त नहीं देते कि जी नया सूट आप नहीं फाइल कर सकते, नया केस फाइल नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब है कि अब आप इस मामले के ऊपर कहीं पे भी किसी भी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर आपको अदालत का फ़ैसला इसीलिए पसंद नहीं आ रहा और आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं क्योंकि आपको शक है कि ये जो फ़ैसला है ये इसमें फ़्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है और अदालत ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है, तो फिर आपने उसी अदालत में ही जनाब जो है ना वो आपने ना एक दरख्वास्त देनी है, आपने किसी और अदालत में नहीं जाना, यानी उसी अदालत के पास ही जाना है जिस अदालत ने ये फैसला दिया है जिससे आपको शिकायत है। फिर वो जो एप्लीकेशन होगी उसमें यह बताया गया कि वो एप्लीकेशन जो है ना उसको वहाँ की जो अदालत है वो बिल्कुल फेयर तरीके से उसको डील करेगी और उस मामले को हल करेगी। और इवन कि अगर अदालत चाहे तो इस मामले के ऊपर फैक्ट्स को साबित करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए वो एफिडेविट्स वगैरह ये चीज़ें भी आपसे ले सकती है। सो दोस्तों हमारे थे ये हो गए सेक्शन 12, 11, 10, 9, 7 और 8 है ही नहीं, 6, 5, 4, 3। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो सेक्शन 3 से लेकर 12 तक। बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है, इनको अच्छे से याद रखें। इंशाल्लाह ताला इसमें से ज़रूर MCQs आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।